नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मूल अधिकार की जो व्याख्या दी गई है, वो देखा। आज हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, मूल अधिकार के से संबंधित, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कि उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो प्रश्न यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो नीचे नीचे दिए गए कारक हैं, उनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो पहला है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यानी लोकतंत्र भी है और साथ में स्वतंत्रता की सुरक्षा है, ये बोला जा रहा है। तो पहला है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। बी ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, सी निर्वाचित सरकार, ये शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, जो डी है शक्तियों का पृथक्करण, ये जो है उदार लोकतंत्र में एक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को निर्धारित करता है। कैसे? संघ, जो संघ होता है वो राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, राज्यों से मिलकर संघ बनता है। ठीक है, जैसे राज्यों से मिलकर संघ बना है, तो शक्तियों का जो है जो बंटवारा है वो संघ और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से अगर किया जाए तो उसमें जो है उस लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा होती है। ठीक है, यानी कि शक्तियां राज्य के पास भी हैं और संघ के पास भी है। तो है तो लोकतंत्र, लेकिन स्वतंत्रता जो है इसमें सर्वोपरि दी है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि केंद्र पे ही जो है सारी शक्तियां हो। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, शक्तियों का पृथक्करण। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड न्यायपालिका का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के अधीन है, की नीतियों के प्रतिबद्ध है, यानी सरकार की नीतियों के हिसाब से जो है न्यायपालिका कार्य करती है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है इसका आंसर बिल्कुल वैसे भी नहीं होगा। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए जो है ए आंसर गलत होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है शक्तियों का केंद्रीकरण, ये तो वैसे भी स्वतंत्रता की मान्यता को समाप्त करता है, शक्तियों का केंद्रीकरण, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है ना। तो ये शक्ति किसके पास होगी? शीर्ष नेताओं के पास होगी। तो वो अपने हिसाब से निर्णय क्षमता रखेंगे, जो भी कार्य करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। तो इससे एक तानाशाही प्रवृत्ति का उदय होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है इससे। तो सेकंड ऑप्शन इसीलिए गलत हुआ, पहला ऑप्शन इसलिए, सेकंड भी ठीक है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है। जो निर्वाचित सरकार है वो नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पतम नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो जो निर्वाचित सरकार है वो बताना जा रहे हैं, जो सी ऑप्शन दिया था, जो निर्वाचित सरकार है वो जो है जनता की प्रतिनिधि होती है, लेकिन फिर भी उसके कारण जो है कुछ जो है मतभेद वाले जो जनता है उनके साथ उनकी स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक श्रेष्ठतम आंसर नहीं हो सकता, सी यानी निर्वाचित सरकार। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है शासन के तीनों अंगों, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट पृथक्करण से, यानी कि जो तीनों अंग हैं राज्य के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति, ये इनमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर
दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है। अगर तीनों पे शक्तियां बराबर है और एक अंग जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको दूसरा अंग रोक सकता है, और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है। इन तीनों अंगों में, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, ठीक है, इसलिए संतुलन बना रहता है। अगर मान लीजिए विधायिका जो है अपने हिसाब से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो उसमें कार्यपालिका या न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप कर सकती है। आगे देखेंगे, एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही पूछ रहा है आपसे, यहाँ कौन सा एक सही है। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। जो सर्वप्रथम मूल अधिकारों को शामिल करने की जो बात की गई थी वो किस में की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में की गई थी 1928 में। हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। फिर भी हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऐसा नहीं है, मूल अधिकार तो पहले से जुड़ गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये बिल्कुल गलत है कि मूल अधिकार तो पहले ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट में जो है शामिल करने की बात कह दी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार को शामिल करने की बात किस रिपोर्ट में कही गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में कही गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है ना, एक वक्तव्य दिया है, और ये पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने ये जो है स्टेटमेंट दिया है, ये वक्तव्य कहा है। और वक्तव्य में क्या कहा है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। ठीक है, जो मूल अधिकार हैं वो क्या है, वो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ये किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात किसने कही थी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों के बारे में ये बात कही थी कि हमारे लोगों के लिए एक मूल अधिकार क्या है, एक प्रतिज्ञा है तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ठीक है, कि जनता के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। आगे देखेंगे, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे, मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। प्रश्न संख्या 4, मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर। तो देखिए, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जनता के पास या नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो न्यायालय जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, जो है संरक्षण के लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो न्याय योग्य हैं, कैसे हैं मौलिक अधिकार, न्याय योग्य हैं या वाद योग्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडों को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं यानी कि न्याय योग्य हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है एक गारंटी है किसके ऊपर, राज्य के ऊपर। राज्य जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। ठीक है, इसीलिए वाद योग्य हैं मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो है राज्य के ऊपर नागरिकों के लिए गारंटी नहीं है, बस ये एक जो है कर्तव्य की तरह है नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य को
ये कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए करने होंगे। अगर इन कर्तव्यों का हनन होता है या राज्य अपने निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले कार्यों को कर्तव्यों को नहीं करती है, तो जनता जो है न्यायालय के पास नहीं जा सकती। इसीलिए इसको अवाद योग्य कहा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है या और मौलिक अधिकार कैसे वाद योग्य है, ये आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो अधिकार हैं उनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, यह संविधान में उल्लेखित होता है। ठीक है, यह संविधान में उल्लेखित है। दूसरा है यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा है यह लोक कल्याणकारी होता है। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है। तो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इन चारों ऑप्शनों में से मूल अधिकार क्यों कहा गया है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यह संविधान में उल्लेखित है इसलिए इसे क्या माना जाएगा, मूल माना जाएगा, यानी बेसिक माना जाएगा, यानी मूल अधिकार माना जाएगा। पहली बात तो ये। ठीक है, चौथा, दूसरा यह प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक से कोई मतलब नहीं है। लोक कल्याणकारी नीति दे सकता तो भी लोक कल्याणकारी होते हैं। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह मूल अधिकार क्या है, यह व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है मूल अधिकार। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा और फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकता, यानी मूल अधिकारों के विरुद्ध बोला जा रहा है कि कानून नहीं लगता, बिल्कुल संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकता। ठीक है, तो 5 वाला भी सही है, इसीलिए इसे मूल अधिकार बोला गया है। तो मूल अधिकार समझे, जैसे कि 20 और 21 है। ठीक है, वैसे तो सारे मूल अधिकार हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही संसद इनके विरुद्ध कानून बना सकता है। मूल अधिकारों के विरुद्ध कभी भी संसद कानून नहीं बना सकता, इसीलिए इन्हें मूल अधिकार बोला गया है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में, जैसे कि आपातकाल लगता है 352 की स्थिति में, जब 352 लगता है अनुच्छेद, उस समय जो है 1927 समाप्त हो जाता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में 20 और 21 समाप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि 20 में क्या है, 21 में सबसे पहले देखेंगे, 21 में क्या है, जीवन जीने की जो है स्वतंत्रता है, यानी दैहिक स्वतंत्रता है, और 20 में अपराध दोष सिद्धि से स्वतंत्रता है। इसीलिए 20-21 समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यही कारण है अधिकारों को मूल अधिकार बोला जाता है। पहला ये है कि संविधान में उल्लेखित होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता किसी भी कारण से। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, तो उन्होंने जो अधिकार थे जनता के, उनको, उनके महत्व को समझा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। अब उन्होंने अधिकारों के, जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, जो नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उन्होंने अधिकारों के महत्व को समझा, इसीलिए जो है उन्होंने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया। जिन्हें सुरक्षा देनी थी उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। तो जिन अधिकारों को, जिनके बिना जो है कोई जनता जो है सुरक्षित नहीं है, तो उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें क्या कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया। ठीक है, यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। वही बात है कि संविधान में सूचीबद्ध है मौलिक अधिकार। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी, देखिए, सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। अगर ये मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो व्यक्ति के विकास का सर्वोत्तम विकास नहीं हो पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 13। इसमें यह लिखा गया है, कोई भी किसी भी प्रावधान में अध्यादेश या अधिनियम या कानून लाके अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब संसद द्वारा कोई भी कानून लाके जो है मौलिक अधिकारों को छीन नहीं किया जा सकता या फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है, ध्यान रखेंगे।
प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है। बिल्कुल, ये प्रजातांत्रिक है और लोक कल्याणकारी अवधारणा है, ये शासन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मौलिक अधिकार। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन दिए हैं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है, आपातकाल की स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में 352 के तहत जो है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे ही आपातकाल लगता है तो जो 19वां मौलिक अधिकार है वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और ये किसमें कहा गया है? 358 अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर 352 लगा तो जो 19वां मौलिक अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला, वो समाप्त हो जाएगा। और 20 और 21 को छोड़कर, यानी 20 और 21 को छोड़कर जितने मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकते हैं और कोई नहीं। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर और मौलिक अधिकारों की समाप्ति कर सकते हैं, लेकिन इस समय जब आपातकाल लगा हो। और इसका प्रावधान किस में किया गया है? 359 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। और 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है प्रधानमंत्री के निर्देशों से कभी निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं हो सकते निलंबित, ठीक है। जब आपातकाल की स्थिति होगी तभी जो निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। तो डी हमारा राइट आंसर होगा, आपातकालीन की स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक अप्रत्यय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो राज्य की गारंटी है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358, 359, देखिए 358, 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है जो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस तरीके के हैं, उनके क्या विचार हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। पहला देख लेते हैं, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है, राज्य के कार्यों के विरुद्ध जो है एक गारंटी है मौलिक अधिकार, ये सही होगा। ये संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही है, भाग 3 में सूचीबद्ध है, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। जो मौलिक अधिकार है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, तीसरा भी सही होगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं वो अमेरिका से ही लिए हैं। तो जो अधिकारों के बिल हैं अमेरिका में, उसी के समान जो है मौलिक अधिकार है। तो ये राइट यहाँ पे नहीं बोला है, तो ये गलत होगा। 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो गया, तो सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर
प्राथमिकता प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद 13 है। ठीक है, कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो या छीन हो या समाप्त हो। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकार छीन हो या समाप्त हो। ये मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जा सकते। तो ये अनुच्छेद 13 कहता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा का 1 तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क अधिकार के आधार पर होना है। अच्छा, ये वो भी बता रहे हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 में जो है केंद्र एवं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। जो केंद्र और राज्य जो कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, उनका विस्तार किसमें है, अनुच्छेद 245 में है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा में के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वो 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये 326 में कहा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। जो अनुच्छेद 13 है वो किसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकार की, है ना। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि किसी भी कारणवश राज्य की या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकार छीन हो या समाप्त हो। मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 13। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो 5 अनुच्छेदों में है। कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता या समानता बोल सकते हैं इसको, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण है। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की क्षमता दी जाएगी, समानता दी जाएगी लोक नियोजन के विषयों। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छूआछूत का अंत है, और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, समानता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। वो ये अनुच्छेद 14 के समानता का अधिकार। आगे देखेंगे सारे दिए गए अनुच्छेद 14 और कौन कौन से, 15 हाँ, 15 है, 16 है। ठीक है, 15 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, क्या है, विधि के समक्ष समानता, मानता है समता। 15 में क्या है, लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 16। तो 2, 3 और 4 देख लेते हैं। अच्छा, 13 भी होगा माना, 2, 3 और 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। 2, 3 सी राइट आंसर होगा, 2, 3 और 4। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा 1 शून्य होने से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो अनुच्छेद 14 है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। क्यों? अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा और विधि के समान उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो जो विधायन सत्ता है उस पर नियंत्रण कौन लगा रहा है? अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में है। प्रश्न संख्या 16, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कोई कार्यपालक है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो अनिर्देशित है, अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। ठीक है, ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो प्रशासनिक अधिकारी को या कार्यपालक को ऐसा अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत वो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 14 का जो है उल्लंघन किया जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून बनेगा या कोई भी विधि बनेगी तो उसमें जो है सबको समान संरक्षण दिया जाएगा और समान जो है क्षमता दी जाएगी विधि के समक्ष। ठीक है, तो अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो इस प्रकार का जो है कार्य करता है तो वो किसका उल्लंघन कर रहा है? अनुच्छेद 14 का। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये कहता है। यह विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, बात कर रहा है विधि के शासन की का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, यानी विधि के शासन का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है विधि का नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या है। तो देखिए, विधि का नियम तो सीधा यही है कि जो कानून है वो सभी के लिए समान होना चाहिए और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए, इसी को विधि का नियम कहते हैं। पहले ही ऑप्शन दिया है, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए, इसी को विधि का नियम कहते हैं या कानून का अधिराज्य कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि धर्म या लिंग या जातीय जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का प्रतिषेध है वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, इसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन रखा जाएगा ये बोला जा रहा है। जो अनुच्छेद 15 है वो किसके अधीन रखा जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता किस में आता है? 25-26 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होगा क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23-24 में। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार ये अलग है, ये आपका आता है 30 में और समता का अधिकार के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, तो
15 किसके अंतर्गत आता है? समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक जो 5 अनुच्छेदों की बात की गई है वो समता के अधिकार की बात की गई है, यानी समानता के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आता है? डी, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार को समता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 में मुकदमा चला था, ठीक है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जो निर्णय आया, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उस निर्णय से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। पहला ऑप्शन दिया है आपको, विधि के समक्ष समानता का अधिकार था, उसमें संशोधन किया गया, या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया, बी में, ठीक है, या अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया, या विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन आया था 1951 में, और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, उसमें जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था। ठीक है, किसमें? भेदभाव के विरुद्ध, बी राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोरायराजन 1951 में जो मुकदमा आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी भेदभाव किसमें है? अनुच्छेद 15 में है भेदभाव, क्योंकि लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसमें संविधान यानी पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान? देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) की बात की जा रही है। ठीक, इसमें अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई थी। तो वो कौन सा था? अनुच्छेद 15(5), ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। वो कौन सा अनुच्छेद था? 15(5). यानी शिक्षण संस्थाओं में जो है, जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति है, SC है, ST जनजाति है, उनके लिए आरक्षण की सुविधा की गई थी। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं यार। वो अनुच्छेद कौन सा था? 15(5). आगे देखेंगे, अनुच्छेद 21, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं कौन सा अनुच्छेद है जो OBC को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4). तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) है, ये किसको आरक्षण देता है? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे, कौन से अनुच्छेद में? 15(4) में और 16(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है राज्य की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा की गई है।
103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों में 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पे समझेंगे। अभी 2019 में एक संविधान में संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 3वां संविधान संशोधन, उसमें जो है क्या जोड़े गए, 15(6) जोड़ा गया और 16(6) जोड़ा गया। ठीक है, 15(6) और 16(6), ये दो जो है संशोधन करके दो ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 15(6) और 16(6). और इसमें क्या किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है, 15(6) और 16(6) में। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 103वें, जिसे हम क्या कहते हैं, EWS कहते हैं, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया। इसी तरीके से अब एक वर्ग और बनाया गया है, EWS, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है उनके लिए आरक्षण कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 15(6) और 16(6) में। और कौन से संविधान संशोधन से किया था, 103 में, कब, 2019 में। ये 10% का आरक्षण है। आगे चलते हैं। तो आज जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर आज का यहीं पे रखते हैं। तो आशा करता हूँ जो प्रयास रहा होगा मेरा सफल रहा होगा और जो हमने क्वेश्चन करे वो हमने समझे होंगे। धन्यवाद।